हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये सेशन। जो आज का जो सेशन है ये है, अभी आप लोगों को पता होगा 67 बीपीएससी जो हमारी सीरीज है। आई मीन हमारा जो मॉक टेस्ट है, यानी कि 17 टेस्ट हमने लॉन्च किए हैं हमारे पेड कोर्स के अंतर्गत 67 बीपीएससी के अंतर्गत। उसमें जो पहला टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। वो जो पहला टेस्ट है आपका, वो मैं मतलब आज होने वाला है, 24 तारीख है, लेकिन मैं उसका डिस्कशन पहले ही कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि अगले जो 16 टेस्ट होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं उसमें, और आपको चीजें को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चन हैं या नहीं है। जो भी चीजें हैं आप लोगों को आइडिया एक मिल जाएगा आज के इस लेक्चर के अंतर्गत। क्लियर? और इस लेक्चर को ध्यान से देखना। और वैसे तो आप कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो ये क्लास हेल्प करेगी क्योंकि इसमें फुल आपकी जो है एक मैराथन क्लास है ये, ठीक है। मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास का मतलब यहाँ पे ये है कि एक लंबी क्लास है ये, और इसमें एक पेपर डिस्कस किया गया है पूरा, और पेपर डिस्कशन में टाइम तो लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान से समझना है। और ये हमारा 68 बीपीएससी के लिए जो हमने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है उसका पहला टेस्ट है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ध्यान से समझ के करना है और पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर को। क्लियर है तुम्हें? यस, ऑल थिंग्स आर क्लियर। मैं विजिबल हूं, मैं ऑडिबल हूं, सब सही है? यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो ये है टेस्ट नंबर 1 जो हमारा 68 बीपीएससी के लिए जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसके लिए, और वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप ले सकते हैं वगैरह वगैरह। क्लियर? और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी अपडेट्स होते हैं यूट्यूब के लेक्चर्स, पेड कोर्सेज की जानकारी, या कुछ भी एनीथिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्लास की पीडीएफ या जो भी अन्य क्लासेस की पीडीएफ वगैरह हैं, वो आपको इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलती हैं। और टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाए, यहाँ पे सारा कुछ शेयर किया जाता है आप लोगों के लिए जो रेलेवेंट चीजें होती हैं। और बाकी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन हो, पेपर हो, डाउट्स हो, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और ये है हमारी 68 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च जो हमने करी है, जिसमें आपके 17 टेस्ट हैं, और ये 68 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इसको आप परचेज करेंगे स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ये कोर्स जो दिखेगा 799 का रुपीज का दिखेगा। और उसमें आपको जब आप इसको बाय करेंगे ना, एक कोड मांगता है, तो वहां पे एक दो कोड वैसे भी गिवन होंगे, अगर आप वो लगाएंगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है वीजी टेस्ट कूपन कोड को लगाएंगे, वीजी टेस्ट कूपन कोड को लगाएंगे, तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये 799 की ना होके ये आपको 499 रुपए की आपको मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देख लेना। और ऐसे ही हमने 67 बीपीएससी जो हमारा मेंस का एग्जाम है आपका, तो उसके लिए भी हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। और सॉरी, टेस्ट भी होंगे इसमें, 100+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी आपको करवाए जाएंगे, और आपको ये कोड लगा लेना है यहाँ पे, दैट इज बीजी स्टेट। ध्यान से समझिए, जो प्रीलिम्स है उसमें, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में आपको लगाना है कोड बीजी टेस्ट, और मेंस की जो आपकी टेस्ट सीरीज है और टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसमें आपको लगाना है वीजी स्टेट। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब हम किसी भी कोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अब हम सीधा का सीधा जो है क्लासेस की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चलिए जी, नंबर 1 क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इनमें से आपको कंसीडर करनी है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल के लिए, आपको जो है स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। तो आपको देखो, मैं आपको एक स्टार्टिंग बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। जब आप पेपर देंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जो 68 बीपीएससी के लिए, जो अगर आपने परचेज की है, तो आपको इंग्लिश भाषा में भी मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश भाषा में भी आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, आपको हिंदी भाषा में भी मिल जाएगी। क्लियर? इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको दिखेंगे वहां, इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग तरीके से हैं, तो आप कोई भी बाय कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी बाय कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश की बाय कर लीजिए। और क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं, जब आपको
टेस्ट ले लिया जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो आपको एज इट इज ये पीडीएफ आपको ऐसे मिलेगी। उसके अंदर आंसर जो है इंग्लिश में भी लिखा होगा और उसका आंसर हिंदी में भी लिखा होगा। जो बच्चे इंग्लिश में खरीदेंगे उनको इंग्लिश वाले आंसर मिलेंगे और क्वेश्चन भी इंग्लिश वाले मिलेंगे, और हिंदी वाले जो बच्चे खरीदेंगे उनको क्वेश्चन भी आपके जो है हिंदी में मिलेंगे और हिंदी में ही आपको डिस्कशन देखने को आपको मिलेगी। ऐसे क्लियर? तो यहाँ पे डिटेल्ड आपको पढ़ाया, मतलब इसमें रिटर्न आंसर होगा आपको वो मिलेगा। क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखिए जी। प्रियम्बल के बारे में आपको कंसीडर करना है, स्टेटमेंट जो है इसमें क्या आपको सही बैठती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। स्टार्टिंग वर्ड जो प्रियम्बल के हैं, वी द पीपल आर डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ना होके, फ्रेंच से तो हमने 3 वर्ड लिए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड लिए थे, ये तो गलत हो गया। जब दूसरा ऑप्शन गलत हो गया ना, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ए या सी में आंसर होगा, या हो सकता है ई हो। थर्ड देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी टू द पीपल ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी और डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है, ना कि प्रियम्बल का उद्देश्य है, ये भी गलत हो गया। इट स्टेट्स द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये अथॉरिटी हमें बताती है स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो इसका आंसर 1 और 4 क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, केवल 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें जी, आंसर नंबर सी। चलिए, ये मैं इसको नहीं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें संविधान नहीं है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे हमारे भारत देश का है, लिखित है सब कुछ। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का था, जहां से हमने यही चीज अपने अडॉप्ट करी थी, और भारत का भी हमने जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। क्लियर? तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या है, तो यूएस का रिटन है, पाकिस्तान का भी रिटन है, इंडिया का भी रिटन है, यूके का अनरिटन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यूएस में क्या होता है, कन्वेंशंस के ऊपर चलता है। यस, यूएस के ऊपर जो है कन्वेंशंस के ऊपर चलता है, जो बोल दिया वही कानून वगैरह देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और इनका लिखित नहीं है, कोडिफाइड जो संविधान नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। विद रेफरेंस टू द बोरिंग फीचर्स, मतलब कौन सा संविधान का कौन सा फीचर जो है करेक्टली मैच आपका नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जापान से लिए गए हैं, ये गलत है आपका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आयरलैंड से हमने बोरो किए हैं। क्लियर? नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल, 36 to 51 तक आते हैं ये आर्टिकल, और जो है आपका ये हमने जो है आयरलैंड से बोरो किए हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखते हैं, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करते हैं। बाइकैमरलिज्म यूके में, जुडिशियल रिव्यू यूएस में, रिपब्लिक फ्रांस से, ये सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ओनली 1 ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट आंसर। ये सब कुछ रिटर्न में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। हमारा जो संविधानिक असेंबली है वो किसके आधार पे बनी थी। देखिए, संविधानिक असेंबली की अगर मैं बात करूं, आइडिया 34 में आया। ठीक है, एम एन नॉयजी ने आइडिया दिया, 35 में आईएनसी ने बोला, अंग्रेजों ने पहली बार एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर में, क्रिप्स मिशन आया, फिर उसके बाद बाइबल प्लान आया, सब कुछ फेल होता गया। लेकिन जो एट द एंड जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है ये बनाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान ने 16 मई 1946 जो है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, जिसके कारण असेंबली बनी थी। और 9 दिसंबर 1946 को तो हमारा संवैधानिक दिवस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हो चुकी थी। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे आपके, एक था पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है, ये पैट्रिक लॉरेंस है, ये कौन है, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, यानी कि भारत का सचिव जिसे हम कहते हैं वो है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी असेंबली जो है बनी है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी, स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सिंपल मेजोरिटी द्वारा दोनों हाउसेस से पास करी जाती है। अब सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत, 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग।
मतलब जो सदन के अंदर लोग हैं उसका 50% प्लस 1 ने अगर पास कर दिया तो ये अमेंड हो जाएगा। नंबर 1 देखिए, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। बिल्कुल, जो विधान परिषद है, विधान परिषद बनाई जाती है, खत्म करी जाती है, आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग वो पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, यहां पे जो है आपका इलेक्शन ऑफ द जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, ये गलत हो गया, इसके लिए तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। सिटीजनशिप के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी। अगर हमने अनुसूचित एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी हमें चाहिए होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 134 क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। यस, आंसर नंबर सी। क्लियर हो गया तुम्हें? और अमेंडमेंट का आर्टिकल कितना है? 368 है। अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने इस चीज को बोरो किया है। तो आंसर नंबर सी 134 इज द करेक्ट आंसर। 134। चलिए अगला आंसर बताइए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी पावर्स की सेंटर और स्टेट के अंतर्गत, ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत जो है डिवाइड है? तो मतलब जब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो वो फेडरेशन की बात कर रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन की। अगर आपको याद होगा, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिस्कस किया हुआ है, जहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई है। ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर जनरल को दी जाएंगी, आरबीआई बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा दिल्ली के अंतर्गत। तो ये सब चीजें वहां पे देखने को हमें मिली थी। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने इसको बोरो किया है। हमारे देश का 75% हिस्सा, 75% हिस्सा हमने कहां से बोरो किया है? 1935 के एक्ट से बोरो किया है। 35 के एक्ट के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने इसके लिए स्टेटमेंट क्या दी थी? न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। ये गुलाम बनाने के लिए दोबारा से एक कानून बनाया गया है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। यस, इनमें से कौन सा जो है मैच नहीं करता? नॉट करेक्टली मैच आपका आता है। कौन सा मैच नहीं करता? 100th अमेंडमेंट एक्ट जो कि रेटिफिकेशन करता है आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बाउंड्री के एग्रीमेंट के लिए, ये बिल्कुल सही है आपका। 101 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है जीएसटी के लिए है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 102nd जो है आपका 2018 का, इसमें हम लोकसभा की एक्सटेंशन करते हैं एससी एसटी की सीटें रिजर्व करने के लिए अगले 10 साल के लिए। ये गलत है, क्योंकि 102nd जो था वो किस चीज के लिए था? 102nd जो था वो था आपके लिए दैट इज ओबीसी के लिए। ये कमीशन बनाने की बात करी गई थी, ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात करी गई थी, जो कि हमने ओबीसी को स्टेटस प्रोवाइड किया था 338B के अंतर्गत स्टेटस प्रोवाइड किया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस का स्टेटस प्रोवाइड किया था। तो ये सी ऑप्शन गलत है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, यहाँ पे 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ये भी आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसमें हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट डाले थे और 7th शेड्यूल के अंतर्गत हमने 5 सब्जेक्ट डाले थे। आप लोगों को बहुत बार मैंने याद करवाया है। ये 5 सब्जेक्ट क्या थे? एजुकेशन था, वेट एंड मेजर थे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट थे, एक और रह गया है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5वां वर्ड भी आपका ऐड हो गया। तो मतलब ये सारे के सारे जो हैं आपके बनेंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ई। मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा ई ऑप्शन बनेगा। यस, बिल्कुल सही। क्लियर? आंसर नंबर ई। देखो, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुमने मेरे से पढ़ रखा है ऑलरेडी। अगर आपने खुद से पढ़ रखा है तो वो भी अच्छी बात है, आपको अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि टेस्ट सीरीज में ये सब चीजें ऐसी गिवन होंगी आपको, और इसी तरीके के क्वेश्चन जब आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको असली पेपर में जब आप दोगे तब आपको उसमें ये चीजें नजर आएंगी कि आपकी रिवीजन कितनी अच्छे से हो गई है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से जो 8वें शेड्यूल के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं दी गई? देखिए, 8वें शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, अब टोटल 22 भाषाएं हैं। और इसमें जो 4 भाषाएं एंड में ऐड करी गई हैं वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ऐड करी गई हैं। और 4 भाषाएं क्या थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये करी गई थी। बोडो है, मैथिली है, संथाली है। टुलू भाषा जो है ये हमारे संविधान में स्टेटस नहीं है इसका। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। टुलू इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है
जो कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है भारत देश में, वित्तीय पैसे के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज के लिए कौन सा आर्टिकल आपका देखने को मिलता है, तो दैट इज द आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 इज द करेक्ट आंसर। जब भी देखो, पहली बात तो कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत देश में नहीं लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 360 हमारे भारत देश में कभी भी लागू नहीं हुआ। क्लियर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगेगी तो 6 महीने के लिए लगेगी, एक्सटेंशन 6 महीने चलते चले जाएंगे, और जो मैक्सिमम टाइम होगा आपका वो कितना होगा, मैक्सिमम टाइम होगा आपका अनलिमिटेड टाइम, मतलब जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक ये चीजें चलेंगी। क्लियर। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें 361 भी याद कर लीजिए। 361 क्या कहता है, जैसे कि कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे कोई डिसीजन, ये आपके प्रेसिडेंट ले लें, गवर्नर ले लें, कोई डिसीजन ले लें, और वो डिसीजन जो है हमारे भारत देश के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसे है कि उसमें उनका खुद का हित हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हाँ वो इस चीज से परे हैं, मतलब उसके उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। पॉइंट समझ आया, गवर्नर और राष्ट्रपति के ऊपर। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हमारे भारत देश में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो कितनी हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का मतलब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो काम हम करते हैं वो कितनी आपकी टोटल कमेटीज हैं, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ये है आपकी टोटल 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 हैं आपकी। क्लियर। 8 कहां पे हैं, राज्यसभा में है, 16 कहां पे हैं, लोकसभा में है, तो टोटल कितनी होगी 24। तो ये याद रखना, ये नंबर याद रखना, 8 राज्यसभा में है और जो 16 है वो कहां पे है, लोकसभा के अंतर्गत। क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला आंसर बताइए। जो कैग होता है, यस, कैग की अगर हम बात कर रहे हैं, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन कौन करता है। देखिए कैग अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट कर देते हैं, प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट को दे देते हैं, पार्लियामेंट आगे क्या करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जो है इस चीज को भेज देती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। दैट्स वाई जो कैग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर। और कैग जो है 148 आर्टिकल में देखने को मिलता है, 6 साल का कार्यकाल है, 65 एज रिटायरमेंट एज होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से देखने को हमें मिलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी दोनों कमेटी जो हैं आपकी ट्विन कमेटी के नाम से जानते हैं, सिस्टर कमेटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। एस्टिमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में भी 22 लोग होते हैं, जिसमें 5 जो है 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है आपके राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द पावर्स एंड द स्टेटस ऑफ द राज्यसभा इज इक्वल टू दैट ऑफ द लोकसभा। मतलब राज्यसभा का जो स्टेटस है वो बिल्कुल इक्वल है लोकसभा के, किन चीजों में हमें पता लगता है। नंबर 1 द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट, अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा है, देखिए अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी को कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो यहां पे आपकी राज्यसभा की पावर आती है। डिमांड्स की अगर हम बात करें लोकसभा वाले करते हैं, लेकिन जब संविधान को आपने अमेंड करना होता है, संविधान को अगर अमेंड करना होता है तो इनकी पावर्स जो है बराबर बन जाती हैं। नेशनल इमरजेंसी में मेनली जो होती है आपकी वैसे तो लोकसभा ही हटाती है, मेनली कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, जब संविधान को अमेंड कर रहे होते हैं तो स्टेटस जो पावर्स होती हैं वो आपकी इक्वल देखने को मिलती हैं। आंसर नंबर डी जी। चलिए अगला आंसर बताइए। राज्यसभा का हिंदी नेम है, लोकसभा हिंदी नेम है, फिर इसको हमने काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा को बोला था, और जो हाउस ऑफ पीपल है वो लोकसभा को बोला था। ये कौन से ईयर में बोला गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में बोला गया था, 1954 के अंतर्गत इसका नाम जो है हमें दिया गया था, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी जो हैं जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती हैं। राज्यसभा में मैंने आपको बताया था कि वो लोग जाते हैं जो जहां जहां पे विधानसभाएं हैं, जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबलियां हैं, वहां के लोग जो है वहां जाते हैं, मतलब वहां के लोग जो हैं चुनते हैं और राज्यसभा में लोगों को बिठाया जाता है वहां पे। तो जहां जहां पे असेंबलियां हैं वहां पे आपके राज्यसभा के मेंबर होंगे। लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है,
जम्मू कश्मीर के भी बिल्कुल देखने को आपको मिलते हैं। पुडुचेरी के, यस बताइए, पुडुचेरी के। 1 सेकंड 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 लद्दाख में आपकी असेंबली नहीं है तो यहां से नहीं जाएंगे। यूटी है वो अलग बात है, जम्मू कश्मीर में असेंबली है, पुडुचेरी में असेंबली है, दिल्ली में असेंबली है, चंडीगढ़ में असेंबली नहीं है, लद्दाख में भी असेंबली नहीं है। तो 2 3 4 बनेगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, यस आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। 2 3 4 क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, एससी और एसटी को कितने साल के लिए लोकसभा के अंदर जो है एक्सटेंशन मिलती रहती है हमारे भारत देश के अंतर्गत? अगर आपको याद होगा 104th अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर, 104th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हुआ था 2019 का, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, अगले 10 सालों के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 10 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लोकसभा में ही आपकी जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है एससी और एसटी का, लेकिन अगर आप राज्यसभा जाते हैं तो वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिजर्वेशन का, ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से कथन जो है आपका कौन सा सही देखने को हमें मिलता है, कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एज 6 इयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया हुआ है आपका टर्म, यानी कि 6 सालों के लिए है मेंबर्स का, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे नो डाउट कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 6 साल है, लेकिन साथ के साथ हमने ये भी बात कर रखी है कि 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते रहते हैं, तो फिक्स तो नहीं है, फिक्स नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि टेन्योर जो है आपका 6 सालों का है, फिक्स नहीं कह सकते। लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही है, ये परमानेंट हाउस नहीं है। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 2 और 3 क्या बनेंगे आपके करेक्ट आंसर बनेंगे। क्लियर हो गया तुम्हें? यस। कैसे आप कह रहे हैं, कैसे, ये तो टर्म है, ये तो क्लियर है, समझ आया, पॉइंट समझ आया। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, पहली बात। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये संविधान में फिक्स नहीं किया गया, और कभी भी कुछ भी फिक्स होता है वो हमेशा हमारी पार्लियामेंट करती है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ये संविधान फिक्स कुछ नहीं करता, पॉइंट समझ आया तुम्हें जी। पार्लियामेंट के ऊपर जो है दिया गया है। और एक चीज आपको और बता दूं, ये कह रहे हैं ना आप लोग सर ये कैसे, ये 6 साल का जो 6 साल का जो है कि 6 सालों के लिए आपके मेंबर्स चुने जाते हैं, ये संविधान ने हमें दिया है, ये नहीं है, हमें संविधान ने नहीं दिया, पार्लियामेंट ने दिया है। एक एक्ट आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसके मेंबर्स का कार्यकाल जो है 6 इयर्स को किया गया है, और 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल बाद रिटायरमेंट होती रहती है, ये याद रखना है। पॉइंट समझ आया? ये हमें पार्लियामेंट द्वारा फिक्स किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 द्वारा सेट किया गया है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? समझ आया तुम्हें? सो इसका आंसर पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक कोई भी मेंबर है लगातार कितने दिन तक अगर एब्सेंट होता है तो उसकी सीट खाली छोड़ी जाती है। तो अगर लगातार 60 दिनों तक अगर वो मेंबर एब्सेंट है लगातार, तो उसकी सीट को खाली छोड़ दिया जाता है। खाली छोड़ने का मतलब उसको निकाल दिया जाएगा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा लगातार 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा पर्सन है जो है अगर कोई दल बदल ले, डिफेक्शन कर दे, तो डिफेक्शन कर दे, पार्टी बदल ले, जीत के पार्टी बदल ले, तो दैट इज डिफेक्शन। उसके लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ किया हुआ है, जो कि हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा ऐड किया गया है आपके 10th शेड्यूल के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में। तो बात यहां पे ये है कि उस डिफेक्शन को घोषित करने वाला कौन होता है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो भी चेयरमैन होगा वो आपका क्या करेगा, उसको बताएगा कि हाँ तुमने डिफेक्शन किया है या नहीं किया। अगर लोकसभा में बैठे हो तो स्पीकर करेगा, राज्यसभा में बैठे हो तो वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो करेंगे। तो इसका मतलब क्या करेगा, दैट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखिए जी, इंटर स्टेट काउंसिल जो है स्टैब्लिश करी गई थी, किसकी रिकमेंडेशन से जो है आपकी बनाई गई थी? इंटर स्टेट काउंसिल, यस बिल्कुल सही,
देखिए इंटरस्टेट काउंसिल जो है आपकी बनाई गई है आपके सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सरकारिया कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है, रिलेशनशिप के बारे में यहां पे बताया जाता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई थी 1987 में, आपकी फाइनल रिपोर्ट देखने को हमें मिली थी। क्लियर? फाइनल रिपोर्ट। और इसको पब्लिश कर दिया गया था, ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था। ऑफिशियली रिलीज कब किया गया? जनवरी 1988 में इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया। रिपोर्ट आई 1987 में, रिलीज किया गया 1988 में। लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल को बनाने के लिए बात करी थी सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन बैठा कब था? 1983 में कमीशन बैठा था। रिपोर्ट 87, ऑफिशियली रिलीज 88, ये याद रखना। क्लियर हो गया तुम्हें जी? जब ऑफिशियली रिलीज हो गया ना, 1988 में रिलीज हो चुका है, फिर उसके बाद जो है इंटरस्टेट काउंसिल जो बनाया गया था 1990 में बनाया गया था। बड़े ईयर्स होंगे हैं, यहां पे ध्यान से समझ के करना है, ठीक है? सरकारिया कमीशन 83 में आया, रिपोर्ट दी 87 में, पब्लिश हुई 88 में, इंटरस्टेट काउंसिल बना 90 में, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन जो है वो अपॉइंट करता है विप इन द पार्लियामेंट? विप का मतलब क्या होता है कि देखिए पार्लियामेंट के अंतर्गत जो पार्टियां होती हैं, पार्टियों में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है विप। वो विप क्या करता है? वो बताता है कि अगर कोई बिल आता है तो उसके हम हाँ में फैसला करने वाले हैं या ना में करने वाले हैं। मतलब वो बंदा बताएगा कि हमने यस को वोट करना है या नो को वोट करना है, वगैरह वगैरह। और बाकी चीजें भी जो आपकी पार्टी की चीजें होती हैं वो सब चीजें वो बताता है वहां पे। क्लियर? तो विप को जो है वो कौन चीजें बताता है, अपॉइंट कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपकी अपॉइंट करती हैं। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नॉट स्पीकर, इट्स पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने तुम्हें अभी बात तो बोली है, पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, इसमें मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो कहां पे है? देखिए एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन हो जाते हैं, जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन हो जाते हैं। आर्टिकल 110 में इसका लिखा गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस मनी बिल के अंतर्गत कोई भी टैक्स है लगाया, घटाया, बढ़ाया, सब चीज इसमें आएंगी। आपकी सैलरीज, जो भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है वो इसमें देखने को आपको मिलेगा। ये सब चीजें जो है आपकी मनी बिल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। और मनी बिल के केस में ना तो राष्ट्रपति वीटो पावर डाल सकते हैं, कोई वीटो पावर नहीं डालेंगे, ये याद रखना। कोई वीटो पावर नहीं डलेगी और कोई भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें दोनों की पावर होती है कानून बनाने की, कहां पे? यूनियन लिस्ट में सेंटर के पास पावर होती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर होती है, कंकरेंट लिस्ट में ये होती है सेंटर प्लस स्टेट के पास पावर होती है। यहां पे रेजिडुअल पावर जो लिस्ट होती है यहां पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है। पार्लियामेंट मतलब सेंटर के पास पावर होती है रेजिडुअल लिस्ट के अंतर्गत। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। और एक कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने कहां से लिया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इस चीज का आइडिया लिया था। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? मतलब राष्ट्रपति के बिहाफ पे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को देखता कौन है? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में लिखा गया है। ये सब चीजें जो इमरजेंसी वाली चीजें होती हैं, अगर हमारे भारत देश में कोई इमरजेंसी हो जाए, एकदम से इमरजेंसी आ जाए, तो उस केस में ये पैसा निकाला जाता है। तो ये राष्ट्रपति के बिहाफ पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इसको होल्ड करके रखते हैं, यानी कि जो सचिव हैं वो इसको देखते हैं। यस, फाइनेंस सेक्रेटरी। क्लियर हो गया तुम्हें? बिल्कुल सही। आंसर नंबर सी, फाइनेंस सेक्रेटरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पार्लियामेंट के अंदर इंडियन इनोवेशन देखने को हमें मिलती है? देखिए क्या होता है, जब आप संविधान में पार्लियामेंट में आते हैं तो जो पार्लियामेंट का पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए जो दिन का एजेंडा होता है उसको परे, और क्वेश्चन आवर के बीच में एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड जीरो आवर। जीरो आवर में क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यहां पे बिल पेश किए जाते हैं। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस हमने देखने को मिली थी, जीरो आवर। ये इंडिया की इनोवेशन हमें देखने को मिली है और ये इंडिया में एग्जिस्ट कब से कर रहा है? 1962 से एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें जी? आंसर नंबर बी, जीरो आवर इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है,
और इनमें कथन आपको बताने हैं कि कौन से सही हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है। अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। हमेशा ऑपोजिशन की सरकार इस चीज को स्टार्ट करती है। इसको स्टार्ट करने के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट आपको चाहिए होगा, बिल्कुल सही है। और ये राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होगा, यानी कि मंत्री परिषद के अगेंस्ट होगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन। क्लियर? आंसर नंबर डी 1 2 3 इज द करेक्ट वन। 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। Who among the following address the first session after each general election at the first session of the parliament? मतलब क्या कह रहा है? हर इलेक्शन के बाद जो राष्ट्रपति उनको मिलने जाते हैं और जो भी आपका टेन्योर होता है, जो भी चीजें होती है, बजट वगैरह सेशन होते हैं, हर जगह के ऊपर हर सेशन को स्टार्ट करने वाला प्रेसिडेंट, हर सेशन को खत्म करने वाला प्रेसिडेंट होता है। तो मतलब क्या बनेगा आपका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और एक चीज मैं आपको बता दूं, दो जो मीटिंग्स होती हैं राष्ट्रपति की, दो मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 6 महीने हो सकता है, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिलना होता है पार्लियामेंट से। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहां पे जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को हमें मिलता है। जैसे हमारे भारत देश में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कानून लगाने वाले होते हैं, वो जवाबदेही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? लेजिस्लेचर के लिए, विधान पालिका के लिए, जो कानून बनाते हैं। पॉइंट समझ आया? लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि जहां पे पावर्स आपकी बिल्कुल सेपरेट की होती हैं। लेजिस्लेचर की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है और जुडिशरी की पावर अलग होती है। और ये ब्राजील के अंतर्गत, ब्राजील में, यूएस में ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को आपको मिलती है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया वगैरह कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है। तो आंसर नंबर 1 ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील, यूएस, रशिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यहां पे आपकी क्या है? दैट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से किस पर्सन ने बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम द कैबिनेट सिस्टम? कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहां पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। और यहां पे मतलब जो डिसीजन लेने वाले जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, उनको डिसीजन वाले हाई अथॉरिटी पीपल यहां पे होते हैं प्रधानमंत्री के कैबिनेट के अंतर्गत। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कैबिनेट सिस्टम ही है। ये किसने वर्ड यूज किया था? आइवर जेनिंग्स ने किया था। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइवर जेनिंग्स ने। तो आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। तुम्हें आइडिया लग रहा है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो बीपीएससी के लिए 68 बीपीएससी के लिए जो 17 टेस्ट होने वाले हैं, वो आपके किस तरीके के होने वाले हैं? अभी सिर्फ हमने स्टार्टिंग में आपको पॉलिटी के क्वेश्चन दिखेंगे, बीच में आपको जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन भी दिखेंगे एंड में, ठीक है। तो हर तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ के लेक्चर में। यस, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले तो कह रहा है कि इनमें से कथन कौन सा ट्रू नहीं है। पहले तो हमने यही देखना होता है, यही देखना होता है क्या कि कौन से ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो। पॉइंट समझ आया? तो नंबर 1 देखिए, दिस एक्ट एडेड ए न्यू पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि ये पार्ट को ऐड किया गया था। दूसरा है, दिस एक्ट वाज ब्रॉट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द प्रीव्यू ऑफ जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो प्रोविजन है ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में जो है यहाँ पे आपकी पंचायत नहीं है, तो यहाँ पे कंपल्शन तो नहीं हुई। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। मतलब क्या हुआ? कंपल्शन नहीं हुई। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें तभी कहता हूं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ा करो, फिर ऑप्शन के ऊपर वाली, यानी कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है वहां पे, ठीक है। जब ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे ना तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी तुम्हें। आंसर नंबर सी, थर्ड ओनली इज द करेक्ट वन। चलिए जी, पैसा एक्ट के बारे में क्वेश्चन है जी, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट 1996 के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इनमें से कथन आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यूजिंग द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत टू द 6th शेड्यूल एरिया। ये गलत है।
ये छठे शेड्यूल एरिया की बात नहीं करता, यहाँ पे पांचवा शेड्यूल एरिया जो होता है वहां पे बात करता है, क्योंकि सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत जो है 4 राज्यों की बात आती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात आती है, लेकिन पांचवें शेड्यूल की बात करता है। ये तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, एवरी विलेज इज रिक्वायर्ड टू हैव ए ग्राम सभा अंडर दिस एक्ट। बिल्कुल सही, ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जहां पे 18 प्लस वाले लोग होंगे, 18 या 18 प्लस वाले लोग होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब व्हिच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करेंगे उस एसटी जहां पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है पंचायत के अंतर्गत। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। सेकंड एंड थर्ड जी, सेकंड एंड थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट, ग्राम सभा एट पंचायत लेवल कंसिस्ट ऑफ। मैंने आपको बताया था ग्राम सभा में वो लोग होंगे जो 18 या 18 प्लस वाले लोग होंगे और इनकी वोट बनी होगी, तो मतलब ये रजिस्टर्ड पीपल होंगे पंचायत के अंतर्गत। ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द पंचायत। रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब क्या हुआ भाई? वो 18 या 18 प्लस वाला है। कोई भी पर्सन 18 या 18 प्लस वाला है वो आर्टिकल 326 के अंतर्गत वो वोट दे सकता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर नंबर क्या बनेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पहले हमारी वोटिंग एज कितनी थी? 21 थी, अब कितनी है? 18। तो ये कौन से अमेंडमेंट के कारण हुआ है? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के दौरान हुआ है, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1989 में। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है। क्लियर? आंसर नंबर बी। चलिए, इनमें से कौन सा जो ग्राउंड है जहां पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है किसी भी सिटीजन को? डिस्क्रिमिनेट कर सकती है किसी भी सिटीजन को। पॉइंट समझ आया? लाइक पंजाब में हो, बिहार की आप तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन मिल सकती है। कहां पे डिस्क्रिमिनेशन मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल के अंतर्गत। क्लियर? ना तो तुम्हें ऐसे करेंगे भाई तुम पंजाबी हो, ठीक है, तुम पंजाबी हो, हम बिहारी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ना मेरा जगह, मैं पंजाब में पैदा हुआ, वो बिहार में पैदा हुआ, तो कैसे हो सकती है? नहीं। रिलीजन, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, वो हिंदू है, या वो ब्राह्मण है, या कुछ भी इस तरीके से है, तो धर्म में भी होंगी नहीं। क्योंकि आपको याद होगा हमने आर्टिकल 14 to 18 पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी राइट टू इक्वलिटी। उसमें डोमिसाइल के चक्कर में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेशन मिल सकती है, बाकी केसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगी। क्लियर? आर्टिकल 15 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए जी। ये सारी अमेंडमेंट अभी हमने डिस्कस करी थी। मैंने आपको बताया था 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात यहां पे करी गई है, तो कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत बात करी गई है? सो दिस इज इन द 103rd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत ये बात करी गई है, तो ध्यान रखना। क्लियर? सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर हो गया तुम्हें? ये अभी डिस्कस किया था हमने एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बैठा था वो किसकी मिनिस्टरशिप के अंतर्गत बैठा था? तो डैट इज इन द मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अंतर्गत बैठा था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 1979 में ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन जो है ये बैठा था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो था 1953 में था, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर हो गया तुम्हें? सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, ये तो आपको पता होगा, ये तो रट्टे बज गए होंगे आप लोगों के, ठीक है, ये तो आपके रट्टे बज गए होंगे क्या कि क्रीमी लेयर की अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, अमंग द ओबीसीज के अंतर्गत आप डालो, उसके लिए कमीशन था। ये तो सबको पता है कि 1979 में ये बातें करी गई थी आपकी, ठीक है, 1979 में बातें करी गई थी, और पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे इसको ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए कमेटी जो बैठी गई थी वो बैठी गई थी आपकी, डेट इज कौन सी? रामनंदन कमेटी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? रामनंदन कमेटी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। ऐसे नहीं है कि कोई भी ए लगाई जा रहा है कोई भी बी लगाई जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। रामनंदन कमेटी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये सुना सुना लग रहा है, चलो टिक कर दो इसको, ऐसे नहीं होता। ये सुना सुना लग रहा है और टिक कर दो। आप में से सारे बच्चे आंसर डी दे रहे हैं, ठीक है, ये सुने सुनाई में ना चक्कर गलत हो जाता है। समझ आया तुम्हें? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रामनंदन कमेटी। चलो अगला आंसर बताओ। और ओबीसी के लिए केस कौन सा हुआ था आपको याद है ना? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस हुआ था। यस,
चलिए जी, अगला आंसर बताइए। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बारे में आपका ये पॉइंट है। इनमें से आपको जो है स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट मानी जाती है यहां पे। नंबर 1, सो इट मेड द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल आपका सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और इसमें हमने न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया था, बिल्कुल सही है, 43B में ऐड किया गया था। और इट एडेड ए न्यू पार्ट 10B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 पॉइंट समझ आया? 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। ऐसा टर्म बताइए कौन सा समय है जहां पे लोकसभा का टाइम जो है 2 साल बढ़ा था। मैंने आपको बताया था जब 1975 की इंटरनल इमरजेंसी के कारण जो है आपकी लगाई गई थी क्या, नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो उस टाइम पे 1 साल बढ़ा था पहली बार, फिर 1 साल अगेन एक्सटेंड किया गया था। और ये एक्सटेंशन जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड करी गई थी। और ये था आपका 5वीं लोकसभा थी, 5th लोकसभा थी ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब इसमें काफी बच्चे पता क्या कह रहे हैं? 6th कह रहे हैं। क्लियर हो गया तुम्हें? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। 5th लोकसभा इज द करेक्ट वन, 5th लोकसभा। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। वो 5 ईयर प्लान की बात नहीं कर रहा, पॉइंट समझ आया? वो 5 ईयर प्लान की बात नहीं कर रहा, वो आपकी उसकी बात कर रहा है जो प्राइम मिनिस्टर का टाइम चल रहा है, लोकसभा का टाइम चल रहा है, उसकी बात कर रहे थे। समझ आया तुम्हें? पॉइंट समझ आया तुम्हें? वो प्राइम मिनिस्टर के टाइम की बात कर रहे हैं, लोकसभा का टाइम की बात कर रहे हैं, वो 5 ईयर प्लान की बात नहीं कर रहे। कहीं उसमें चल रहा हो तुम्हारे दिमाग में। तो ये कुछ ईयर्स हैं, कुछ एक्ट हैं, आपको बताने हैं कि क्या इसका आंसर बनेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का था, 1984। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है 2002 का था। और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपा, यूएपीए, तो दैट इज इन द 1967। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव प्रिवेंटिव एक्ट टाडा, दैट इज इन द 1985। सो 4312 बनेगा करेक्ट आंसर, 4312। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो 39 का आंसर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट वन। क्लियर? 4312। चलिए अगला आंसर बताइए। तो ये तो आपको सबको पता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो राइट टू प्रॉपर्टी को ऐड किया गया था, एक लीगल राइट बनाया गया था, कौन से संविधान के आर्टिकल के अकॉर्डिंग? सो मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, फिर इसको लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो आंसर नंबर ए, 300A इज द करेक्ट आंसर, 300A। इनमें से कौन सी जो चीज है वो आपकी प्रोटेक्टेड नहीं है अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत? क्लियर? हमने 29 और 30 जो आर्टिकल पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम बात करते हैं कि अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को वो प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस में आते हैं। अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो लैंग्वेज के लिए बात यहां पे करी गई है, स्क्रिप्ट के लिए बात करी गई है, कल्चर के लिए बात करी गई है, लेकिन रिलीजन के लिए कोई बात यहां पे नहीं करी गई। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन करेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर? धर्म के रिलेटेड कोई भी बात यहां पे नहीं है, क्योंकि धर्म का आर्टिकल क्या है? 25 से 28 नंबर वाला आर्टिकल है। क्लियर? चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इनमें से करेक्टली मैच आपका कौन सा नहीं है? नॉट करेक्टली मैच मतलब ईयर के साथ संबंधित नहीं है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे लगा था, ये बिल्कुल सही है। ड्रॉट पुरोन एरिया प्रोग्राम 1973, ये भी सही है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960, ये भी सही है। इंटीग्रेटेड आपकी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि ये लगा था 1978 में और लागू कब किया गया था? 1980 में लागू किया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। ये सही नहीं है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अच्छा भाई, भाई गर्लफ्रेंड को बचा ले, हैं? ठीक है, सीजीएल का तो एग्जाम होता रहेगा, ठीक है।
हाँ, आ जाओ। Which of the following helps in the implementation of Article 50 under the directive principle of the Constitution of India? मतलब क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है, 50 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये हमें बात करता है। 50 नंबर आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमें क्या बात करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर लेना। पॉइंट समझ आया? तो ये जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत देखने को हमें मिलती हैं। पॉइंट समझ आया जी? आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, सी डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको कथन बताना है कि इनमें से कथन कौन सा आपका सही माना जाता है। दे आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग द 42nd अमेंडमेंट, बिल्कुल सही है। दे अप्लाई टू द बोथ सिटीजन एंड द फॉरेनर्स, पहली बात तो हमें जस्टिशिएबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ये चीज हमारे भारत लोगों को दे रखी है, भारतीय लोगों को दे रखी है, करनी ना करनी उनके ऊपर ही होती है। तो ये एक पॉइंट आपका गलत हो गया, फॉरेनर्स तो आएगा नहीं। टैक्सेस को पे करना फंडामेंटल ड्यूटी है, गलत है आपका, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ओनली वन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी। पॉइंट समझ आया तुम्हें? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो आपके अपॉइंट किए गए थे। देखिए ध्यान से समझिए, हमें पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट होता है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। अब सीनियर मोस्ट जो है एक्सपीरियंस और एज का मैटर होता है। तो अब जो है 1973 के टाइम पे ये बात करी गई थी कि जो आपके ऊपर वाले 3 सीनियर थे उनको हटा के जो चौथा सीनियर था आपका उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और ऊपर वाले जो 3 थे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने के लायक थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट है जो हमारा एक संविधान में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। तो 3 लोगों को मतलब 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया था, मतलब उस पोस्ट के लिए, फिर बाद में रिजाइन कर दिया था, तब चौथे को आपका बना दिया गया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर। तो ये कब किया गया था, तो ये जो है जस्टिस ए एन रे को, क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए एन रे 1973 के केस का था, ये 1973 का केस था ये, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 1973 जस्टिस रे। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन ले सकती है, एडवाइस ले सकती है, क्लियर। एडवाइस लेना ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगी वो राष्ट्रपति मानेगा नहीं मानेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सो बाइंडिंग नहीं होगा। आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये बात करी गई है, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 143 के अंतर्गत बात करी गई है, बिल्कुल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी कि जो कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू द लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो है आपका, इसके अंतर्गत आप अगर आप कोई भी कानून लेके आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया जाएगा, उसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कभी भी। तो ये कौन से केस में बोला गया था, आई आर कोयलो मामला के अंतर्गत, आईआर कोयलो मामला के अंतर्गत ये बात करी गई थी, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आईआर कोयलो, तो आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अभी हमारे भारत देश में इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं, नेशनल पार्टीज जी। नेशनल पार्टीज के बारे में बात करते हैं। अभी हमारे भारत देश में एट प्रेजेंट 8 नेशनल पार्टीज हैं आपकी। समाजवादी पार्टी इज नॉट नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये आपकी सारी नेशनल पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो नॉट द नेशनल पार्टी, ये स्टेट पार्टी है। 2, 3, 4 क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जाने के डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। 2, 3, 4। अब यहां पे क्या स्टेटस होता है नेशनल पार्टी के लिए, अगर लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 3 जगहों से या 3 स्टेट से उसने 2% सीटें जीत ली हो, जाने के 543 का 2% 3 राज्यों में बट के सीटें उसके पास आ गई हो, तो नेशनल पार्टी बोला जाएगा। या फिर उसने जो भी आपकी वोट हुई है उसकी 6% वोट जो है आपकी
अगर मैं कहूं कि हमारे भारत देश में 10 करोड़ पॉपुलेशन है जो वोट देने वाली है, लेकिन हुई कितनी वोट, 5 करोड़ हुई, तो 5 करोड़ वैलिड वोट हो गई हमारी। तो 5 करोड़ का 6% जो है उस पार्टी के पास आ जाए, प्लस 4 लोकसभा सीटें वो जीत ले साथ में, तो उस केस के अंतर्गत भी उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। या फिर क्या होगा कि वो स्टेट पार्टी घोषित करी जाए आपके 4 राज्यों के अंतर्गत, तो इन चीजों से जो है इन चीजों से जो है हम उसको क्या घोषित कर सकते हैं, नेशनल पार्टी घोषित कर सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला बात करते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को किसे कहते हैं। देखिए स्टील फ्रेम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्लियर। तो ये बोला जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्होंने ही इंडिया की यूनिफिकेशन आपकी करवाई थी। दैट्स व्हाई जो है इनको जो है आयरन मैन कहते हैं, तो डिसीजन बड़े पक्के थे इनके हमेशा, क्लियर। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का मतलब, सॉरी नॉट फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। क्यों, क्योंकि स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूट करवाना, स्टेट्स को बनाना, और ये सब चीजें वल्लभ भाई पटेल जी ने करी हैं। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत जो आपके कौन सा मेंबर देखने को नहीं मिलता। जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो चेयरमैन होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। चेयरमैन को क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर तो कोई होगा ही नहीं, वहां पे कोई रोल ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू के, फाइनेंस के, ये सब लोग उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, ये याद रखना। पॉइंट समझ आया, तो प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें। ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी लगाई जाओ यार, ऐसा नहीं है, तुम लगाई जा रहे हो डी लगा रहे हो, कोई कुछ लगाई जा रहा है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लगाई जाओ, टिक करके लगाई जाओ। समझ आया तुम्हें, आंसर नंबर क्या बनेगा, ए, प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट वन। प्राइम मिनिस्टर, जब चेयरमैन ही फाइनेंस मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर का रोल थोड़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा अथॉरिटी बड़ी है। समझ आया, चलो अगला बताओ, इनमें से नीति आयोग के लिए कौन सा स्पेशल विंग देखने को नहीं मिलता। देखिए जी क्या है, रिसर्च विंग इनका है, क्लियर, कंसल्टेंसी विंग भी इनका है, टीम इंडिया विंग भी इनका है, लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन विंग देखने को नहीं मिलता। और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में बना था, 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन को चेंज किया गया था, प्रधानमंत्री जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं, सीईओ की पोस्ट होती है, वाइस चेयरमैन एक पोस्ट होती है, नाम याद कर लेना जो करंट में होंगे वो आप लोगों को याद करना है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बी, दैट इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें देखने को नहीं मिलती। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए जी, इनमें से जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के जो चीजें होती हैं, इनमें से कौन सा जो काम है वो परफॉर्म किया जाता है, यूपीएससी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है, यूपीएससी का कौन सा काम यहां पे किया जाता है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए जी क्या है, तो नंबर 1 रिक्रूटमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, इनमें से कौन सा काम जो है यूपीएससी करती है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ द, वन सेकंड, इट्स नॉट क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन सा काम करती है यहां पे, सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम करती है, कौन, दैट इज आपकी यूपीएससी। तो इसका मतलब क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें जी। जो बाकी के काम है ना, ये जैसे क्लासिफिकेशन देना, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। पॉइंट समझ आया, लेकिन यहां पे काम जो सिर्फ रिक्रूटमेंट का है वो यूपीएससी का होता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी ऑप्शन बनेगा राइट वन, बी ऑप्शन। चलिए जी अगला आंसर बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन आपका करेक्ट माना जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाई गई थी, 1993 में बनाई गई थी। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, जब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब बी और डी में ही आपका आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर, इट कैन इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ईदर स्यू मोटो और ऑन ए पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट। बिल्कुल, कि अगर कहीं पे भी वायलेशन हो रहा हो, या तो अपनी मर्जी से जा सकते हैं, या फिर हाँ ठीक है अपने मर्जी से भी जा सकते हैं, कोई बिल मतलब कुछ भी इस तरीके से लगा दिया जाए, पिटीशन वगैरह कर दी जाए, उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, ये सही है। इट कैन पनिश द वायलेटर्स, ये पनिश नहीं कर सकते,
कोर्ट ही पनिश कर सकती हैं, ये सिर्फ और केस लेके जा सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? टू ओनली। तो दैट मींस आंसर नंबर क्या बनेगा? डी। टू ओनली इज द करेक्ट वन। ये पनिश नहीं कर सकते, इंक्वायर कर सकते हैं, ये याद रखना। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर? आंसर नंबर डी। चलो जी अगला क्वेश्चन बताओ। तुम्हें पता लग गया कि जो टेस्ट सीरीज है हमारी 68 बीपीएससी जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है हमारा, जो टेस्ट सीरीज हम करेंगे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं जहां पे आपकी गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि इस पॉइंट को गलत कैसे कर दिया आपने। ठीक है, तो आपको आंसर भी मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो ध्यान से समझ के करिए। टेस्ट सीरीज में अगेन आपको टेस्ट सीरीज में कूपन कोड कौन सा लगाना है? प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में बीजी टेस्ट, ये कूपन कोड लगाना है आपको और डिस्काउंट मिलेगा, जो भी डिस्काउंट होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग कौन सा चीज आपका गलत, मतलब नॉट करेक्ट बोला जा रहा है? तो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4, ये भी सही है यार। ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये गलत है आपका। ठीक है, ये रिकमेंड करते हैं और डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते, ये बिल्कुल सही है। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, आगे पार्लियामेंट को जाती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये कथन जो है आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। यस, आंसर नंबर बी। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 होता है, 280 है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, आज के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड कैट। क्या क्या करता है? गवर्नमेंट अकाउंट्स की जो रिपोर्ट्स है उनको ऑडिट करता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है प्रेसिडेंट को जाती है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को जाती है, पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है, वगैरह वगैरह, वो जो हमने पहले डिस्कस किया था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। सीबीआई जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है? सीबीआई जो है इसकी पावर दिल्ली स्पेशल पावर एक्ट के अकॉर्डिंग 1946 के कारण इसको पावर मिलती है। ये आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो है ये, यस जी, पहले ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, अब लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें जी? पहले होम अफेयर्स के अंतर्गत आता था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये पर्सनल के अंतर्गत आ रहा है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताओ। प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको कथन बताना है कि कौन सा जो है आपका कथन जो है करेक्ट माना जाता है। नंबर वन, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ये एक पॉइंट है कि अगर वहां पे संवैधानिक मामला सही नहीं चल रहा तो किया जा सकता है, लेकिन वहां पे ये भी है कि अगर सेंटर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ भी डायरेक्शन देता है और अगर ना माने तो आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाती है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है यहां पे, क्योंकि ओनली वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ये कंडीशन है, नो डाउट ये कंडीशन है। साथ के साथ ये भी कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तब भी ये लगाया जाता है। ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, इट कैन कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, बिल्कुल सही है। 6 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 3 सालों तक आपकी चलती है। क्लियर हो गया तुम्हें? लोकसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, नहीं ये ऐसा नहीं है। तो जब पार्लियामेंट करेगी, लोकसभा थोड़ा करेगी ये चीजें। क्लियर? पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली, ये भी सही है। तो मतलब 2 और 4 क्या बनेंगे आपके पॉइंट, आपके सही बनेंगे। तो आंसर नंबर बी, 2 एंड 4 इज द करेक्ट वन। यस, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बोला गया था आईएएस आईपीएस की जो सर्विसेज हैं इसको खत्म कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। इसके लिए एक जो है कमीशन बैठा था 1969 में। 1969 में कमीशन बैठा था एंड दैट वाज अ राज मन्नार कमीशन, जिन्होंने बोला था आईएएस आईपीएस की सर्विसेज को खत्म कर दिया जाए। क्लियर? बिल्कुल सही। क्लियर? और ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आपकी आती हैं, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर? ये याद रखना है, ये सारी चीजें आती हैं यहां पे। क्लियर हो गया तुम्हें? तो 3 सर्विसेज जो हैं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर हमने नया बनाना होगा तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत आती है। राज्यसभा बिल उठाता है, लोकसभा के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाती है, ये याद रखना। तो दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट जो है राज्यसभा है और क्रिएट करने की जो चीज है वो आपकी किसके पास आती है?
पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती है, संसद के पास। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या बनेगा। Which of the following organization has been constitutionally constituted to actualize the important goal of the cooperative federalism? cooperative federalism का मतलब क्या होता है कि जहां पे सेंटर भी हो और स्टेट भी हो, दोनों मिलके काम कर रहे हो। जैसे कि फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं, नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, क्लियर, और एनडीसी की बात करूं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं, तो ये सारी चीजें क्या थी आपकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में देखने को मिलती हैं। तो नीति आयोग जो है ये आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों हो। नीति आयोग में चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी लोग आ रहे हैं और साथ के साथ चीफ मिनिस्टर्स को भी बिठाया जा रहा है वहां पे। तो मतलब दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं वहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री को यूनिट्स कौन सी हैं जो उनकी फेडरल यूनिट्स होती हैं, फेडरेशन यूनिट्स होती हैं, उनको किस नाम से बुलाया जाता है यहां पे, क्लियर। सो नंबर 1 देखिए, यूएस की बात करें वहां पे स्टेट्स बोला जाता है, स्विट्जरलैंड की बात करें वहां पे कैंटोन बोला जाता है, कनाडा की बात करें वहां पे प्रोविंसेस बोला जाता है, रशिया की बात करें वहां पे रिपब्लिक वर्ड यूज किया जाता है यहां पे। सो 4132 बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आंसर नंबर डी 4132 इज द करेक्ट आंसर, 4132, क्लियर। ये आपके पॉइंट्स हैं, याद रखना। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनर प्लैनेट्स के बारे में हम जानते हैं। इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स का मतलब यह है जो सन और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है उसके बीच में जो भी प्लैनेट्स आते हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं जहां पे धरती है, रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि रॉक से बना हुआ है। तो दैट मींस द प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड इज कॉल्ड आपके इनर प्लैनेट। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में बात यहां पे करी जा रही है, क्लियर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से मंगलयान जो है ये कब लॉन्च किया गया था, ईयर पूछा है। मंगलयान लॉन्च कब किया गया था, 2013 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, 2013 में। और ये इसरो ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्वेस्टिगेट करना है मॉर्फोलॉजी, जो भी मार्स के ऊपर मिनरल्स हैं, एटमॉस्फेयर है वो। और इसका लॉन्च हुआ 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये याद रखने वाला पॉइंट है, क्लियर जी। और ऑर्बिट को कब तक इसने मतलब ऑर्बिट में कब तक घूमता रहा था, 24 सितंबर 2014 तक, 24 सितंबर 2014 में, क्लियर हो गया तुम्हें। तब से घूम रहा है वहां पे। चलिए अगला आंसर बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है, इनमें से कौन सी जो वाटर बॉडी है वो आपकी क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी जो है क्रॉस करती है, जल्दी से जल्दी बताइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी रिवर जो मतलब वाटर बॉडीज हैं ये आपकी क्रॉस करती हैं। यहां पे जो रेड सी है ये क्रॉस करता है, रेड सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैलिफोर्निया है। तो ये 8 वाटर बॉडी हैं, ये क्रॉस करती हैं, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती हैं, ये याद रखना, क्लियर। बे ऑफ बंगाल नहीं आती, इसमें से काफी बच्चे बोल रहे हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से कहां से आती है ना, अरब सागर आ रहा है, क्योंकि इंडिया में कहां से क्रॉस कर रही है, गुजरात से। तो वहां पे थोड़ा बीच में आ गई बे ऑफ बंगाल, कहां से आ गई, गुजरात, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया आगे आगे तक जाते हैं। तो यहाँ पे कहां से आ गया बे ऑफ बंगाल, पॉइंट समझ आया। अरेबियन सी तो मान लिया, बे ऑफ बंगाल कहां गया, बे ऑफ बंगाल से तो ऊपर चल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, रेड सी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। इनमें से कथन आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है आपका। तो चलिए जी अगला आंसर देखते हैं। द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ओनली ऑन 2 days ईच ईयर, मतलब 2 दिन ऊपर, मतलब ऊपर रहता है वहां पे। इनमें से कथन बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। बिल्कुल सही है, इक्वेटर के ऊपर 2 बार रहता है, तभी तो इक्विनॉक्स लगते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, 2 दिन होते हैं ऐसे। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें जी। तो दूसरा है, द लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर फॉल्स ऑन द 22 दिसंबर एंड 21 जून समर सॉल्स्टिस रिस्पेक्टिवली। गलत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लगता है, ठीक है, और ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ये सबसे ज्यादा समर सॉल्स्टिस होता है, ये याद रखना। सदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होता है 22 दिसंबर, ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत हो गया। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है लिमिट करते हैं ओवरहेड सन, ये भी गलत है। आर्कटिक और अंटार्कटिक ना करके इक्वेटर करता है ये।
इक्वेटर, क्योंकि 0 डिग्री है वो आपका, सॉरी नॉट इक्वेटर, इट्स ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स जो हैं ये बताते हैं, ट्रॉपिक्स बताते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज बताते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री वाला, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ वाला ट्रॉपिकल वाला एरिया बताता है हमें लिमिट्स ओवरहेड सन की। तो ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है आपके गलत है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द राइट वन, सेकंड एंड थर्ड। चलो अगला आंसर बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को 2 बार काटती है, एंड दैट इज रिवर माही। क्लियर, रिवर माही जो है 2 बार काटती है। अगर मैं कोंगो रिवर की बात करूं, कोंगो रिवर जिसे हम जायर रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये किस रिवर को, ये कौन सी जगह को काटती है, बिल्कुल सही, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। क्लियर, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर है, ये किसको काटती है 2 बार, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ये तो सबको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द, हमें धरती के अंदर से पता लगता है, अर्थक्वेक वेव्स नहीं पता कर सकती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता कर सकती, यस वोल्केनोज हमें पता कर देंगे, क्योंकि वोल्केनोज आगे फटेंगे, सारी चीजें बाहर निकलेंगे, ज्वालामुखी बाहर फटेगा आपका आगे। क्लियर, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ का मैग्नेटिज्म ये भी गलत है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ज्वालामुखी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, वोल्केनोज। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से वॉल्केनिक इरप्शन कौन सी है जो कि कॉज करते हैं डेक्कन ट्रैप ट्रांसफॉर्मेशन, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको याद होगा, जो आपका जहां पे ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है, महाराष्ट्र प्लेटू वाला हिस्सा जहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जिसे हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ये है आपका फ्लड वाला पार्ट, यानी कि जो फ्लड आए आपके बसाल्टिक रॉक्स वगैरह, मतलब आई वहां पे जो है जमा हो गई, और उससे जो है हमें डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। आंसर नंबर सी, ये फ्लड के कारण देखने को हमें मिला है वहां पे, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए, एस्थेनोस्फीयर जो होती है ये अपर लेयर होती है किस चीज की, ये किस चीज की अपर लेयर होती है, यस अपर मेंटल के, अपर मेंटल वाला जो हिस्सा होता है वो आपका एस्थेनोस्फीयर का होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, और ये मेन सोर्स होता है आपका मैग्मा का, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मेन सोर्स है आपका मैग्मा का, तो आंसर नंबर डी अपर मेंटल इज द करेक्ट आंसर, अपर मेंटल। चलिए अगला आंसर बताइए, जी बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से गोंडवाना का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए हमें पता है पूरा जो लैंड मास है, जैसे जो है लोरेशिया एंड यूरेशिया, ये पैंगिया का एक पार्ट थे, आपके सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, फिर बीच में डिवाइड हो गए, टेथेसी ने डिवाइड कर दिया, और जो आपका जो लोरेशिया वाला पार्ट है वहां पे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है यूरेशिया का पार्ट आपको देखने को मिलता है, और यूरोप का पार्ट, नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप का पार्ट है आपका, यस जी हाँ, वो लोरेशिया का पार्ट थे, तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है गोंडवाना लैंडमास का, वो है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे किसका पार्ट हैं, ये आपका पार्ट है जो है दैट इज लोरेशिया का पार्ट है। समझ आया तुम्हें? सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, ये किसका पार्ट हो गया, ये गोंडवाना का पार्ट हो जाते हैं, गोंडवाना का पार्ट हो गए, जैसे अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये गोंडवाना का पार्ट हो चुके हैं, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे गोंडवाना का पार्ट हैं। जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, यूरोप वाला पार्ट है, ये लोरेशिया का पार्ट आपको देखने को मिलता है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए, कायल जो है भारत के कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, ये बैक वाटर लेगून होते हैं, तो ये हमें पाए जाते हैं केरला के अंतर्गत, सो बैक वाटर लेगून है, ये हमें पाए जाते हैं केरला के अंतर्गत, आंसर नंबर सी, बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। शैलो वाटर होते हैं ये, जी शैलो वाटर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, द सिटी ऑफ पोम्पई जो है was buried beneath the 20 feet of the volcanic ashes of which of the following volcano। क्लियर, जो पोम्पई की सिटी है, शहर है, वो आपका बहुत नीचे तक जो है आपके वॉल्केनोस के नीचे आके दब चुका है, ये कहां पे देखने को हमें मिलता है, एंड दिस इज अंडर द माउंट वेसुवियस, आंसर नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, माउंट वेसुवियस के अंतर्गत, तो आंसर नंबर 1। क्लियर हो गया तुम्हें?
जी इटली में है ये, बिल्कुल सही, माउंट वेसुवियस इटली के अंतर्गत, द सिटी ऑफ पोम्पेई। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा हैं, अर्थक्वेक बहुत सारे आते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको, एंड दैट इज इन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जहां पे रिंग ऑफ फायर वगैरह देखने को मिलती है, यहां पे यस, यहां पे आग ही लगी रहती है 24 घंटे, रिंग ऑफ फायर। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से कथन आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, किस चीज के लिए? वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए बताना है। रॉक्स जो है आपकी, रॉक्स के ऊपर जो है हवा पानी का आपका इफेक्ट पड़ता है और झड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। अगर एक जगह के ऊपर झड़ के वहीं गिर जाती हैं, वेदरिंग कहते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती हैं हवा पानी की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड इरोजन कहा जाता है। तो इसके लिए कथन आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन आपकी करेक्ट मानी जाएगी वहां पे। क्लियर? तो यहां पे हार्डनेस ऑफ द रॉक ये मैटर नहीं करती, क्लाइमेटिक कंडीशन मैटर करती है, रॉक की कंपोजिशन मैटर करती है, डेंसिटी मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी और सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस, सेकंड एंड थर्ड। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब टेम्परेचर हो सकता है, विंडफॉल हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और भी कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर? आंसर नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट वन, सेकंड एंड थर्ड। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सी जगह के ऊपर जो है आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है? अब लेटराइट सॉइल का मतलब क्या है? ये हमेशा वहां पे देखने को मिलेगी जहां पे वाटर की चीजें देखने को मिलेगी, वहां पे लीचिंग इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। लीचिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? पानी जो है मिट्टी के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है, लीचिंग इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा पूरा ढंग से। तो यहां पे कहां पे देखने को मिलेगा? सो ये देखने को मिलेगा आपको कहां पे? दैट इज अ वेस्टर्न राजस्थान में नहीं, हिमालय के फुटहिल्स में नहीं, बुंदेलखंड रीजन नहीं, मेघालय में, क्योंकि मेघालय प्लेटू में बारिश होती रहती है, चिरापुंजी वहां पे है, मुंसम राम वहां पे है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी लेटराइट सॉइल। आंसर नंबर डी। अरे कुछ भी लगा देते हो यार तुम लोग, हैं? कुछ भी लगा देते हो तुम लोग आंसर। अब एक मेघालय प्लेटो के अलावा जो हमारा कोस्टल स्टेट्स हैं, पेनिसुलर इंडिया है आपका, पेनिसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा? ये मतलब लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। पॉइंट समझ आया? अरे ओके सर नहीं, ओके सर नहीं होता कि हाँ हर क्वेश्चन को देख लो सर, ओके ठीक है अब हमें याद हो गया। दिमाग तो लगाओ ना, मैंने वर्ड यूज क्या किया? जहां पे पानी होगा, बारिश होगी, लीचिंग इफेक्ट होगा, पानी जो है मिट्टी के अंदर तक घुस जाएगा, कहां पे है ऐसी चीजें? समझ आया तुम्हें? ये तुम्हें बता रही हैं तुम्हें कितना, तुम्हें टेस्ट में तुम कितना नंबर लेके आने वाले थे, ठीक है? और तुम्हें आगे जो टेस्ट होने वाले हैं, आगे जो 16 टेस्ट होंगे आपके बीपीएससी में, हमने एक ही टेस्ट का रिवीजन करना था इसी चीज का, कि आपको बताने के लिए कि हाँ आपको टेस्ट कैसे होंगे। जो 16 टेस्ट है उसका डिस्कशन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, वो आपके जो है ऐप के अंदर आपको वो मिलेगी, सब चीजें ऐप के अंदर मिलेंगी। यूट्यूब के ऊपर ये पहला टेस्ट ही फ्री था आपका, ठीक है? तो बस आपको बताने के लिए कि हाँ किस तरीके के टेस्ट वहां पे लिए जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे डाले जाएंगे। समझ आया तुम्हें? जी चलो अगला आंसर बताओ। द ब्लैक कलर जो होता है ये किस चीज के कारण देखने को हमें मिलता है वहां? ब्लैक कलर रेगूर सॉइल कहते हैं हम इसको, और ब्लैक जो है कॉटन के लिए अच्छी होती है, और ये ब्लैक कलर होता है किस चीज के लिए? आयरन के कारण। अब इसमें पता क्या है सर, आयरन कहां से आ जाएगा? आयरन के कारण तो लाल आता है भाई, इधर भी लाल आता है, इधर भी ब्लैक आता है इसके कारण। हाँ क्योंकि उसके अंतर्गत क्या होता है? टाइटेनीफेरस, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट ये होता है, और इसके अंतर्गत आयरन का पार्ट होता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? हाँ कर लो तुम, और एबीसी एबीसी कर लो, और एबीसी एबीसी में पता लग जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है तुम्हारा। चलो अगला आंसर बताओ। इनमें से कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है आपका। इट कंटेन्स मोर देन हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के लिए ये आपका पॉइंट गलत है, ये गलत पॉइंट है आपका। इट कंटेन्स प्रैक्टिकली ऑल द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी क्लाइमेट के फिनोमिनाज होते हैं वहां पे होते हैं वाटर वेपर, रेनफॉल, क्लाउड्स वगैरह यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा हाइट के ऊपर, ये गलत है। जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपका 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका कम होता चला जाता है, ये भी सही है, तो ये पॉइंट गलत है। विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर अपवर्ड्स प्रेशर राइजेस इन द लेयर, नहीं, प्रेशर तो कम होता है, ये बढ़ता नहीं है।
क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये वाटर वेपर, जो भी क्लाउड्स वगैरह सब कुछ यहां पे देखने को हमें मिलेंगे। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर? आंसर नंबर बी। चलिए अगला आंसर बताइए। जो एटमॉस्फेयर है वो हीट कैसे हो जाता है? देखिए हमारे जो धरती है, धरती ऊपर से जो सन से जो लाइटें आती हैं वो आती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन की। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है? मतलब जैसे यहां से लाइट आई, ये इंडिया मतलब ये धरती के अंदर एंटर कर गई, और धरती जो है शॉर्ट वेव्स को बाहर भी निकाल देगी, अंदर भी ले लेगी। लेकिन जब ये बाहर अंदर चली जाती है, वहां पे क्या बन जाती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्लियर? लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरिया से टकरा के आती हैं, धरती वाले जो अर्थ वाला पार्ट है वहां से टकरा के आती हैं, और वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती हैं। लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ये जो है आपका पास नहीं करती, मतलब धरती पास नहीं कर सकती। सो दैट्स व्हाई लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण जो है ये हीट आती है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। चलिए अगला आंसर बताइए। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है? कौन से लैटिट्यूड के ऊपर जो है 21 जून को सन की किरणें पड़ती हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, जब हम इसको कहते हैं समर सॉल्स्टिस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? समर सॉल्स्टिस, दिन लंबा, डे लॉन्ग, नाइट शॉर्ट। पॉइंट समझ आया? तो ये देखने को हमें मिलेगा। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि आपका दिन वहां पे लंबा देखने को हमें मिलता है? क्लियर? दिन लंबा कहां पे देखने को हमें मिलता है ये बताना है आपको। अब यहां पे दिन लंबे का मतलब पता क्या है? एक चीज ध्यान से समझो, दिन लंबे का मतलब ये है कि इंडिया की ये सिटीज है ये, और इंडिया में आपकी कौन सी रे क्रॉस कर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? या फिर आपकी बिल्कुल धरती, ये इंडिया है, बिल्कुल सेंटर से कर रही है, ठीक है? और यहां पे इक्वेटर वाली जगह है, 0 डिग्री वाला पार्ट है। अब बात यहां पे ये है कि लॉन्गेस्ट डे कहां पे होगा? हैदराबाद कहां पे होगा ये? यस बताइए कहां पे होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, जो शहर 0 डिग्री के पास होंगे, यानी कि इक्वेटर के पास होंगे, इक्वेटर के पास होंगे, ठीक है, वो शहर ज्यादातर लंबे दिन होंगे, क्योंकि यहां पे जो है 6 महीने दिन 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट है। यहाँ इक्विनॉक्स जिसे हम कहते हैं, डे और नाइट इक्वल इक्वल की बात करते हैं, ठीक है? डे और नाइट इक्वल की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है? 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट, दिन और रात इक्वल होते हैं, इक्विनॉक्स। तो मतलब डे टाइम नाइट टाइम बराबर है यहाँ पे। तो ये कौन सी जगह है? इक्वेटर के पास कौन सा आ जाता है? यानी कि इक्वेटर के पास आता है आपका तिरुवनंतपुरम। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। हैदराबाद कैसे आ जाएगा यार? तिरुवनंतपुरम नजदीक है आपका। पॉइंट समझ आया तुम्हें? यस, इक्वेटर के पास कौन सा है? तिरुवनंतपुरम, केरला। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कोरियलिस इफेक्ट जो होता है ये कौन से फैक्टर के कारण होता है? देखिए एक कोरियलिस इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब धरती घूमती है एक एडिशनल एक फोर्स लगती है, जो कि एक मतलब सूडो फोर्स है, एंड दैट इज कोरियलिस फोर्स, दो दैट कोरियलिस फोर्स इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ रोटेशन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, रोटेशन। चलिए अगला आंसर बताइए। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेस्टर्लीज इज ऑब्जर्व्ड ओवर विच प्लेसेस? देखिए एक्चुअली जो वेस्टर्लीज चलती हैं वो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे ज्यादा चलती हैं। क्यों? मतलब घातक होती हैं, क्योंकि सारा वहां पे क्या है? पानी पानी है। सदर्न हेमिस्फीयर में मेन पानी ही पानी है। तभी तो जब वो 40 डिग्री के ऊपर क्रॉस करती है तो हम उसे हम क्या कहते हैं? 40, 50 एंड 60 डिग्री के ऊपर हम कहते हैं श्रीकिंग 60 कहा जाता है। क्लियर? एंड 50 के ऊपर फ्यूरियस 50 कहा जाता है, और 40 के ऊपर रोरिंग 40s के नाम से जानते हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या है? ओशंस है, जिसके कारण जो है आपकी वेस्टलीज स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं यहां पे। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स के रिगार्डिंग में इसमें पॉइंट बताना है आपका क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन में क्लाउड्स किस कारण बनते हैं? फॉर्म, उसकी बारिश कैसे हो रही है, कितने एल्टीट्यूड के ऊपर है, ये भी हमें पता लगता है। कलर्स के बारे में पता लगता है? बिल्कुल नहीं, कलर थोड़ा हमें देखा है,
तो आंसर नंबर 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर? हाइट के ऊपर कितना है, तभी तो हम बात करते हैं सीरस क्लाउड है, कॉम्युलस क्लाउड है, निम्बस क्लाउड है, स्ट्रेटस क्लाउड है, तभी तो पता लगता है, कलर थोड़ा होगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? दैट इज सी। 1 2 3 इज द करेक्ट वन। 1 2 3। चलिए जी, ये कौन से ऐसे बादल हैं जो सबसे ज्यादा बारिश करते हैं हमारी इंडिया में और कहीं पे भी? लाइटनिंग भी करते हैं, थंडर भी करते हैं और गस्टी विंड्स भी होती हैं, एंड दैट इज द कम्युलोनिम्बस क्लाउड। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कम्युलोनिम्बस क्लाउड इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर 1। स्टॉर्म के साथ आते हैं, तूफान के साथ आते हैं, हैवी रेनफॉल देखने को हमें मिलती है यहां पे। आंसर नंबर 1 कम्युलस निम्बस क्लाउड। जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, प्राइमरी डिवीजन क्लासिफिकेशन की क्या होंगी, उसका आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में हमें यह पता लगता है कि महीने का टेम्परेचर कितना होगा आपका, बारिश कितनी होगी, इवेपोरेशन कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंथली टेम्परेचर कितना है उसका मीन निकाल लो, टेम्परेचर कंडीशन निकाल लो और आपका इवेपोरेशन डेटा निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है वहां पे कि ये इन बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। तो मतलब मंथली टेम्परेचर, एनुअल नहीं करते, मंथली करते हैं। सीजनल एबिलिटी ऑफ द रेनफॉल, यस बताइए, नहीं। मीन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, यस। सो इसका आंसर बनेगा 1 एंड 4। आंसर नंबर डी, 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 4 इज द करेक्ट वन। 1 एंड 4। चलिए जी, 1 एंड 4 इज द करेक्ट वन। अगला बताइए, मिड ओशनिक रिजेस जो होती हैं ये किसका पार्ट होती हैं? मिड ओशनिक रिजेस जो होती हैं न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन का पार्ट होती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये मिड ओशनिक रिज मतलब रिज जो है समुद्र के बीच में आ जाती है और यहां पे ये रेंजेस जो होती हैं ये पीक्स हाई पोजीशन के ऊपर खड़ी हो जाती हैं यहीं से। पॉइंट समझ आया? दो माउंटेन चेंज होती हैं जो सेपरेटेड होती हैं रिज से और ये ऊपर ऊपर चलती चली जाती हैं और यही क्रस्ट फॉर्मेशन करती हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1। चलिए अगला आंसर बताइए, जो सैलिनिटी है आपकी, यानी कि नमक, वो आपका ज्यादा होता है इन रीजन में, कहां पे होता है वो? सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पे होगी? यस बता सकते हैं आप लोग, वो होगी ट्रॉपिकल रीजन में। आंसर नंबर बी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन कहां पे आते हैं आपके? जहां पे आपकी बारिश होती है सबसे ज्यादा, ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया की, वहां पे बारिश आ रही है, पानी है, सनलाइट से उड़ गया, नीचे रह गया नमक, तो सैलिनिटी वहां पे ज्यादा मैक्सिमम देखने को हमें मिलेगी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, ट्रॉपिकल एरियाज। इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि आपके अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में नहीं गिरती। मंडोवी ये गिरती है और नर्मदा भी गिरती है, पेरियार भी गिरती है, तुंगभद्रा नहीं गिरती। तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। क्लियर? और ये गिर जाती है कहां पे? दैट इज इन द आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तुंगभद्रा। चलिए अगला आंसर बताइए, सारगासो सी जो है ये किसके ऊपर नाम है आपका? नेम्ड आफ्टर। सारगासो सी एक ऐसा सी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें देखने को मिलता है। इसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, ये पानी द्वारा चार जगहों से गिरा हुआ है। अगर मैं वेस्टर्न की बात करता हूं, वहां पे आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, वहां पे आपका गल्फ स्ट्रीम है। नॉर्थ के ऊपर बात, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है आपकी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलती है और कैनरी करंट जो होता है वो आपका ईस्ट जगह के ऊपर देखने को मिलता है। तो यही पानी जो है आपका लेके चलते हैं और इसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं देखने को मिलती। सो दिस इज द टाइप ऑफ सी वेयर ग्रोइंग देयर। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, सारगासो सी। आंसर नंबर बी। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या बनेगा। नेचुरल सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के ऊपर क्वेश्चन है ये आपका। यस, जुपिटर की अगर मैं बात करूं ये है यूरोपा, मार्स की अगर मैं बात करूं डीमोस, यूरेनस की अगर मैं बात करूं टाइटन, नहीं ओबेरॉन, टाइटन तो सैटर्न की है। 3241 ये बनेगा राइट आंसर। आंसर नंबर बी, 3241 इज द करेक्ट आंसर। 3241, यस। बहुत तेज हो तुम लोग, फटाफट आंसर लगाइए आ रहे हो, टिक टिक करिए आ रहे हो। यस, अगला आंसर बताओ। प्लूटो को पूरे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया था। क्लियर? कौन से ईयर के अंतर्गत? 2006 में, कि इसको प्लैनेट सिस्टम में निकाल दिया गया था। आंसर नंबर डी, बी, 2006 इज द करेक्ट आंसर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं?
देखिए चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन चेयरपर्सन हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन दैट इज प्राइम मिनिस्टर देखने को हमें मिलती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूं 2005 का एक्ट है आपका। चलिए अगला आंसर बताइए। ये मैतेई जो लैंग्वेज है ये कौन से स्टेट की लैंग्वेज है? सो दिस इज द मणिपुर। मणिपुर की ये लैंग्वेज है और मणिपुर के अंतर्गत जो है केबुल लामजाओ जो है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को हमें मिलता है, एंड दिस इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, दैट्स इट, क्लियर। और रिवर कौन सी है? लोकतक, लोकतक लेक के ऊपर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। अगला क्वेश्चन बताइए। यहां पे जो साउथ वेस्ट मानसून है आपकी सबसे पहली बारिश कहां पे करती है? कौन सी लैंडफॉल के ऊपर आपकी पहली बारिश होती है? तो सबसे पहली बारिश होती है अंडमान निकोबार आइलैंड में, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो देखिए जून के आसपास आती है आपकी बारिश। साउथ वेस्ट मानसून जो केरला वगैरह में करते हैं, वेस्टर्न घाट में करते हैं, उससे पहले ही जो मई के आसपास 17 मई के आसपास जो है आपकी अंडमान निकोबार में भी बारिश हो जाती है ऑलरेडी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगा तुम्हें? फर्स्ट टाइम लैंडफॉल अंडमान निकोबार में करते हैं, ये याद रखना है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट बताइए, ये झूम कल्टीवेशन जो आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न मेथड, किस किस नाम से बुलाया जाता है? यहां पे बेवार की अगर मैं बात करता हूं तो ये मध्य प्रदेश में है, पुरुवा की बात करते हैं झारखंड में है, पेंडा की बात करते हैं उड़ीसा में है, पामा धाबी की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में है। तो बी सी डी ए क्या बनेगा? ए वन सेकेंड, इट्स बी सी ए डी, सॉरी वन सेकेंड। पेंडा इज इन द आंध्र प्रदेश एंड पैमा धाबी इज इन द उड़ीसा, ये बनेगा उल्टा। बी सी ए डी कहां पे ऑप्शन? बी सी ए डी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, बी सी ए डी इज द करेक्ट वन। यस, पमा धाबी इन द उड़ीसा, बिल्कुल सही, पमा धाबी इन द उड़ीसा। अगला बात करते हैं, नीलगिरी रिजर्व जो है आपका वो किस चीज से बना हुआ है? यहां पे नीलगिरी रिजर्व जो है ये आपका बना हुआ है साइलेंट वैली से, सिरुविनी हिल से, शेषलम से नहीं, शेषलम नहीं होगा यहां पे, ये पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। वायनाड नहीं होगा, ये तो सारा ही गलत है। मुदुमलाई नहीं है, ये भी गलत हो गया। साइलेंट वैली, सिरुविनी हिल्स, नीलंबुर एंड बांदीपुर, तो ये आपका आंसर करेक्ट बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी। इन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी जो है आपकी करेक्ट मानी जाती है यहां पे। तो देखिए जी क्या है, सिक्किम शेयर करता है बाउंड्री विद ओनली वन स्टेट, बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है और किसी के साथ शेयर नहीं करता। 5 इंडियन स्टेट जो हैं अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ नहीं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल ये शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है अकेली ऐसी स्टेट है जो कि 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये गलत है आपका पॉइंट, क्लियर। अरुणाचल प्रदेश जो है आपको मैंने बता ही दिया जी, नहीं ऐसा नहीं है, क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, मिजोरम जो है आपका 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, क्लियर। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो 1 और 4 क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 4। इन रेंजेस को आपने लगाना है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, आपको लगाना है कि क्या बनेगा इसका। देखिए कराकोरम रेंज जो है सबसे नॉर्थ में आती है, कराकोरम आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपकी लद्दाख वाली आ जाती है, उसके बाद झांसकर आती है, फिर उसके बाद पीर पंजाल आती है। सो कराकोरम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लद्दाख हो जाता है और उसके बाद जो है आपका पीर पंजाल हो जाता है, झांसकर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका पीर पंजाल हो जाएगा। सो ये बनेगा आपका क्या? सो 97 का आंसर क्या बनेगा? डी, 4213 इज द करेक्ट आंसर, 4213। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन देखिए जी, इनकी हाईएस्ट पीक के ऊपर आपको बताना है कि कौन सी पीक कहां की है, क्लियर। गुरु शिखर रावली हिल्स की, ये बिल्कुल सही है, राजस्थान में। धूपगढ़ की राजमहल है, गलत है। धूपगढ़ की तो है महादेव हिल्स। तो जब दूसरा ऑप्शन गलत हुआ तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब सी और डी में आंसर है आपका, ठीक है। सी और डी में आंसर है आपका, तो ये तो गलत हो गया। कालूमर जो है ये आपकी विंध्या हिल्स के पास देखने को हमें मिलती है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है।
अमरकंटक प्लेटू की महादेव हिल्स हैं, ये गलत है आपका ऑप्शन। सो महादेव हिल्स नहीं है, यहाँ पे मैकाल हिल्स देखने को हमें मिलती है, मैकाल हिल्स। तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन से हो गए, 1 एंड 3। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, दैट इज डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 इज द राइट वन, आंसर नंबर 1 एंड 3 डी ऑप्शन। अगला बताओ, ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन सी है यहाँ पे। ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो होती हैं जो हिमालय से पहले बनी हो। जैसे कि इंडिया में अगर मैं बात करूं, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, कोसी, ये सारी रिवर जो हैं ट्रांस हिमालयन है। जैसे सतलज, यमुना, यमुना न तो नहीं बन सकती यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। इंडस, सतलज और यमुना, यहाँ पे भी आगे गलत हो गया। इंडस, सतलज और कोसी ये हैं, ब्रह्मपुत्रा भी है, ये याद रखना। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। क्लियर हो गया तुम्हें जी, आंसर नंबर सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ट्रांस हिमालयन रिवर्स। अगला बताइए जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अमरकंटक प्लेटू के बारे में कि इसमें कथन जो है आपका कौन सा सही माना जाता है। यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल का मतलब क्या होता है, ऐसी रेडिएशन जैसे निकलती है वैसे रेडियल पैटर्न है, ये बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। क्लियर। और ये सोर्स है आपका दैट इज रिवर चंबल का, ये गलत है। ये सोर्स रिवर चंबल का ना होके एक पीक का आता है जिसे हम कहते हैं सिंगार चोरी पीक। सिंगार चोरी पीक इसका जो है आपका सोर्स है। ये पॉइंट आपका गलत है, दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, मतलब 1 एंड सी में आंसर है। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सतपुड़ा एंड द विंध्यास, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब क्या बनेगा आपका आंसर 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सतपुड़ा और विंध्यास कहां पे मिलते हैं, अमरकंटक प्लेटू पे मिलते हैं। अमरकंटक प्लेटू से ही स्टार्ट होती है आपकी नर्मदा रिवर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी। यहां पे जब इंडिया जो है ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में क्रॉस करती आती है, नामचा बारबा को क्रॉस करती है, वहां पे यू टर्न बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में मजूली आइलैंड बनाती है। ये सब बताया हुआ है बहुत डिटेल में हमने बहुत बार। तो इसका मतलब ये जो आपकी जो यू टर्न लेती है, ये कहां से लेती है, नामचा बारबा से लेती है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी नामचा बारबा। क्लियर। और ये जो आपका नामचा बारबा है, ये क्या है आपका ईस्टर्न एंकर, ईस्टर्न लिमिट है आपकी। क्लियर हो गया तुम्हें, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। इनमें आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को, गंगा रिवर के लिए जो है आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही है आपकी। गंगा रिवर के लिए, इट राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द गोमुख इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलते हैं आपके हरिद्वार के अंतर्गत, गलत है। देवप्रयाग में मिलते हैं, दूसरा ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तो ये गलत, ये गलत। तो मतलब सी और डी में गलत होगा, तो सी वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, 1 तो ऑलरेडी सही कर दिया है हमने। तो आंसर सीधा क्या बन जाएगा 1 एंड 4। तो देखते हैं क्या, द गंगा रिवर एंटर्स द प्लेन एट द देवप्रयाग, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। गंगा जो एंटर करती है देवप्रयाग में करती है, नहीं, गंगा जो है आपके प्लेन एरिया में एंटर करती है हरिद्वार से। क्लियर। भागीरथी और पद्मा रिवर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है आपकी रिवर गंगा की, ये सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा 1 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, मतलब बैटल ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है इंडिया में, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ द नुब्रा रिवर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नुब्रा रिवर इज द करेक्ट वन, नुब्रा रिवर। चलिए अगला आंसर बताइए। विद रेफरेंस टू द हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर्स, इनके रिगार्डिंग आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है यहां पे। नंबर 1, हिमालयन रिवर जो है पेरिनियल रिवर है, सारा साल बहती है, बिल्कुल सही है। और पेनिसुलर रिवर जो होती है सीजनल होती है, ये बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। जब पहला पॉइंट सही है तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सो इसका मतलब 1 सी डी में गलत है, ऑप्शन बनेगा। हिमालयन रिवर जो है ओल्ड है, गलत हो गया। हिमालयन रिवर ज्यादा यंगेस्ट वन, दूसरा ऑप्शन गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर। मतलब ऑप्शन ए या सी में ऑप्शन बनेगा। अनलाइक रिवर पेनिसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स शो द मेंडरिंग एक्टिविटी इन द प्लेन एरियाज, ये ऑप्शन आपका क्या है सही है। मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से घूमना। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 एंड 3 इज द करेक्ट वन, 1 एंड 3। पॉइंट समझ आया तुम्हें। चलिए आगे बात करते हैं।
तो यहाँ पे कुछ एरियाज हैं आपके, ये आपको बताने हैं, ये आइलैंड्स है और आइलैंड टाइप है आपकी, ठीक है। तो गाइज इसको हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। सो यहीं पे एंड करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे मतलब टेस्ट में होंगे। तो ये सारे जो टेस्ट हैं मतलब जो ये पेड कोर्स के अंतर्गत आपको मिलेंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, और इसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिंड है आपका, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई पेपर डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये है 68 बीपीएससी के लिए सीरीज हमारी, समर सीरीज, और 150 क्वेश्चन हर टेस्ट में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे आपके, ठीक है। और इन 17 टेस्ट में आपको एक कूपन कोड मतलब लेने के लिए, देखिए वैसे तो 799 की है, अगर आप एक कूपन कोड लगाएंगे वीजी टेस्ट तो आपको ये सीरीज जो है सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाएगी। ध्यान रखें, आपको कोड लगाना है वीजी टेस्ट, ठीक है। तुम्हें जो है मैं दिखा भी देता हूं कैसे कोड लगेगा आपका। तो कोड लगते कैसे हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। यहाँ पे ये देखो, आपको गूगल सर्च करना है, स्टडी IQ खोलना है, स्टडी IQ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस, ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे जो है सर्च बार है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्च बार है, तो सर्च बार में बीपीएससी लिख देना। यहाँ पे जैसे बीपीएससी लिखा तो यहाँ पे समर से टेस्ट सीरीज आ जाएगी। यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, ये बार बार ये आता रहता है तो इसको इग्नोर करना है आपको। तो यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे 17 मॉक टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी वगैरह है। यहाँ पे आपको लिखेगा बीपी टेस्ट, कोड लगा दो। ये कोड से आपको कम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे होगा नीचे एंटर कूपन कोड, तो एंटर कूपन कोड में आपको करना क्या है, बीजी टेस्ट कूपन कोड ऐड करना है कैपिटल लेटर्स में। जैसे आपने अप्लाई किया तो अप्लाई में आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको पे करने पड़ेंगे। पॉइंट समझ आया जी? बस सो ये आपको पे करना पड़ेगा और अपना टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और यहां पे आपको ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। क्लियर? 17 आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें मैंने एक टेस्ट का, मॉक टेस्ट का मैंने आपको क्वेश्चन काफी करवा दिए हैं और आपको आइडिया लग गया है। इस तरीके से करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है इसमें, मैं तुम्हें बता देता हूं। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे, देख लीजिए। एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने डाले हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कितने ट्रेडिशनल सेंटर बनाने के लिए, बिहार और टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर बनाने के लिए। तो वो है आपके कितने, दैट इज द 4 ट्रेडिशनल सेंटर्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत पेट्रोलियम ने, कंपनी ने इथेनॉल सेटअप करने की बात करी है बिहार में, कहां पे, एंड दैट इज इन द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। क्लियर? तो आपको ऐसी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, बस अपना टेस्ट सीरीज आप परचेज करो और प्रेपरेशन करो। इसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में भी तो आपको है, बस आपको टॉप वो डाल देना है, दैट इज मतलब ये वीजी टेस्ट कूपन कोड लगा देना है, ठीक है, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।